ब्रिटेन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के अनुसार वे सिर्फ युद्ध की अवधि में यू बोट से वास्तविक डर गए थे। आज भी जैसे पहले यू बोट्स का नाम सुनते ही समुद्रों में घूमने वाले निर्दयी स्टील के हथियारों की छवियां सामने आती हैं, जो अप्रत्याशित रूप से व्यापारी जहाजों की शिकार कर रहे होते हैं। जबकि जर्मन लुफ्तवाफे के पास ब्रिटेन को बम से आत्मसमर्पण करने की शक्ति नहीं थी, वहीं यू बोट्स ने देश के अस्तित्व को और संगठनात्मक रूप से नाजी अत्याचार से मुक्त यूरोप के भविष्य को खतरे में डाल दिया। उत्तरी अमेरिका से देश को जीवित रखने के लिए आवश्यक आपूर्तियों को घुटने के द्वारा बाधित करके। लेकिन यू बोट कोई साझा मीडिया द्वारा अनुकरणित पौराणिक प्राणी नहीं था और न ही यह बेहोशी के लिए निर्मित ड्रोन था। यह एक हथियार मंच था जिसे लोगों ने चलाया जो इसमें रहते और काम करते थे, कुछ अपनी मातृभूमि और कुछ फॉशिस्ट आदर्श के लिए लड़ रहे थे। इन पुरुषों के लिए यह कैसा था? वे महीनों तक चलने वाली पहरों के दौरान कौन सी स्थितियां अनुभव करते थे? आज के एपिसोड में हम इन समुद्रों के मेटल शार्क्स की दबाव ढांचे के अंदर चढ़ने जा रहे हैं और इन पुरुषों द्वारा अनुभव की गई स्थितियों को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया की युद्धों में आपका स्वागत है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मन क्रिग्समरीने ने सभी यू बोट वर्गों को खेला। टाइप 7C निश्चित रूप से कार्ल डोनिट्स की नौसेना की रीढ़ थी, जिसमें 568 उदाहरण पूरे हुए और सेवा में दबाए गए। पहले के टाइप 7B का प्राकृतिक विकास सी में अधिक रेंज थी, जो यू बोट नौसेना के लिए महत्वपूर्ण थी। अगर वे उत्तरी अटलांटिक में दूर अलाइड कारवां को रोकने के लिए थे, जहां ब्रिटेन कनाडियन और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका विमानों को उन्हें अपने भूमि आधारों से पहुंचने में पहले मुश्किल होती थी। ये भयावह मशीनें सतह पर केवल 797 टन पानी को हटा देती थीं, जो एक टिपिकल डिस्ट्रॉयर की आधी से भी कम होती थी, और ये केवल 77 मीटर लंबी, 6.2 मीटर चौड़ी और कोनिंग टॉवर पर 9.7 मीटर ऊंची थीं। इस जगह में लगभग 50 कर्मी सदस्यों को जीना, काम करना और बेशक अलाइड नौसेना से लड़ना होता था, जो उन्हें बारी बारी से शिकार कर रही थी। यदि पहले से ही कसा हुआ नहीं होता तो ये आंकड़े भ्रामक होते हैं, क्योंकि वे कर्मी दल के लिए मुक्त स्थान नहीं बताते। एक समय था जब हर जगह किसी वस्तु से भर दी गई थी, जैसे पाइपिंग, विद्युत उपकरण, हथियार और बेशक लंबी पहरों के लिए सामग्री। यू बोट कोर में लोगों को ऐसा लग सकता है कि डिजाइनरों ने क्रू को बाद में ही शामिल किया हो, लेकिन यू बोट का इरादा मनोरंजन यात्राओं के लिए नहीं था। यू बोट एक निर्दयी युद्ध का हथियार था, और इस प्रकार 14-21 इंच के टॉर्पीडो, जो टाइप 7C के 5 टॉर्पीडो ट्यूबों को पोषित करते थे, 4 आगे और एक बांव में, एक उच्च विस्फोटक युद्ध सिरा वाले और 40 गांठ से अधिक गति वाले युद्धपोत ने दुश्मन के जहाज को देखते ही हिट करने की संभावना बढ़ा दी। केवल श्रेष्ठ सुरक्षित युद्धपोत ही इस संभावना को निपटा सकते हैं, और अगर एक टॉर्पीडो काफी नहीं था तो किसी भी सम्मानित यू बोट कप्तान दूसरा फायर किए बिना नहीं जाएगा। युद्ध क्षेत्र में महत्वपूर्ण सामग्री ले जाने वाले जहाजों का निशाना बनने पर उनका बचना लगभग असंभव था। यद्यपि आरंभिक दिनों में टॉर्पीडो यू बोट्स के पास एकमात्र हथियार नहीं थे, क्योंकि उनके कर्मचारी अक्सर देखते थे कि उनकी लक्ष्य इतनी खराब सुरक्षा में थी कि वे अपनी 88 मिमी डेक गन का उपयोग कर सकते थे। रॉयल नेवी और रॉयल कनाडियन नेवी ने अपने बेड़े को तेजी से संगठित किया ताकि व्यापारी जहाजों की सुरक्षा कन्वॉय प्रणाली में सुनिश्चित की जा सके। यू बोट्स को अपनी तुलना में अधिक आग की शक्ति वाले डिस्ट्रॉयर्स से सामना करने के लिए अक्सर डुबकी लगाकर टॉर्पीडो हमले करने पर मजबूर किया गया था। बहुत ही दुर्लभ अवसरों को छोड़कर और फिर चुपके से जितनी क्षति पहुंचाई थी उससे दूर हो जाना। यू बोट पूर्णतया सही नहीं था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि यह वास्तविक पनडुब्बियां नहीं थीं, जिसे सहयोगियों ने पूरी तरह से शोषित कर दिया था। वास्तविक रूप में वे अधिकांश समय सतह पर गुजारते थे, केवल दुश्मन जहाज पर हमला करने
या सहयोगी संरक्षण और विमान से बचने के लिए डुबकी लगाते थे। इसके पीछे कारण था उनकी बैटरियां, जो पानी के नीचे काम करने की शक्ति देती थीं। उनकी बैटरी जल्दी समाप्त हो जाती थी, जिसके चलते यू नौका को सतह पर आकर अपने डीजल इंजन पर चालू करना और पुनः चार्ज होना पड़ता था। लेकिन स्वाभाविक रूप से यह उन्हें जहाजों और विमानों की खबर और हमले की घोषणा करता था। यदि यू नौका किसी लक्ष्य का पीछा कर रही थी और गति चाहिए थी, तो इस बैटरी का जीवन काल और अधिक संक्षिप्त होता। एक यू नौका सतह पर बंदूकों की कमी वाली खराब युद्धपोत थी, जिसे सहयोगियों से लड़ने में कठिनाई होती थी, और यह खराब समुद्री रखवाले के कारण टॉर्पीडो को सहन करने में समर्थ नहीं था। इस प्रकार जबकि डुबोकर एक यू नौका शिकारी था, लेकिन सतह पर यह शिकार था। इतिहास भर में योद्धाओं द्वारा हथियारों के साथ एक चीज स्थिर रही है। हथियार की अच्छाई उसके उपयोगकर्ता पर निर्भर करती है। एक व्यक्ति को हमेशा मजबूत और स्वस्थ होना चाहिए, जिसके लिए स्थिरता जरूरी है। पोषण युक्त आहार अपने श्रेष्ठ स्तर पर रहने की शक्ति देता है। भूमि पर आपूर्ति श्रृंखला अपने स्रोत से सीधे सामने तक बढ़ती है, लेकिन यू बोट कर्मियों को ऐसी सुविधा नहीं मिलती है। उनके पास सिर्फ वही था जो वे यात्रा से पहले जहाज पर संचित कर सकते थे। इसका मतलब था कि जहाज पर मौजूद सदस्यों को 3 से 12 सप्ताह के बीच का भोजन और पानी संग्रहित करने की आवश्यकता थी, कभी कभी इससे अधिक, उनकी निर्धारित ड्यूटी स्केड्यूल के अनुसार। क्रिग्समरीने ने आहार की गुरुत्वपूर्णता को पहचाना और नाजी तरीके से एक कठिन शासन प्रणाली अपनाई, जिसका उद्देश्य कर्मियों की स्वास्थ्य और कल्याण की बचत थी। उन्होंने समझा कि उनके पुरुषों को गुणवत्ता वाले भोजन का नियमित सेवन लंबी गश्त की तनाव को दूर करने में सहायता करता है। वे सहकर्मियों को भोजन करते समय विकसित करते हैं। यू बोट के दल के आकार की छोटापन की वजह से सदस्यों को एक से अधिक कार्य करने की जरूरत थी। आमतौर पर नेविगेटर ही क्वार्टर मास्टर की भूमिका निभाता था, सुनिश्चित करता था कि यू बोट को प्रस्थान से पहले अच्छी तरह से स्टॉक किया जाए। बोर्ड पर कम रेफ्रिजरेशन के कारण ताजा खाद्य सामग्री को जल्दी खाया जाता था, जैसे ताजा ब्रेड, और फिर मुख्यतः टिन के खाद्य पदार्थ का उपयोग होता था। एक यू बोट गैली जहां खाना बनाया जाता था शायद ही बड़ी होती थी। कुक अधिक हिल नहीं सकते थे। वह सिर्फ आवश्यकता अनुसार चीजों से सुसज्जित थी, जैसे कि 2-3 हॉट प्लेट, एक इलेक्ट्रिक ओवन, एक सिंक और कुछ संग्रहण। टिन के खाद्य पदार्थों की ब्लैंडनेस को देखते हुए जो कुक भी स्वादिष्ट खाना बना सकता था, उसे यू बोट कप्तानों द्वारा बहुत महत्व दिया जाता था। आमतौर पर युद्ध हस्तक्षेप नहीं होने पर क्रू को दिन में 3 स्थिर भोजन मिलते थे, जिसमें नाश्ता में कॉफी, मक्खन वाला सूप, बिस्कुट, मक्खन या शहद और अंडे के साथ कठिन रोटी मिलती थी। सूप अक्सर दोपहर के भोजन में आलू, पके मांस, सब्जियां और फलों के साथ पुनः आता है। अंत में रात की भोजन में सॉसेज या कैन में बंद मछली, पनीर और रोटी, यदि उपलब्ध हो, गर्म पेय और चॉकलेट की एक राशन परोसे जाते हैं। दीर्घ यू बोट पेट्रोल्स की अवधि के कारण सामग्री का पूरी अवधि के लिए संचय असंभव था, इसलिए उन्हें यात्रा के बीच में पुनर्भरण करना पड़ता था। जर्मनी ने शुरुआती तौर पर आपूर्ति जहाजों का उपयोग किया, जो समुद्र में यू बोट्स को पुनर्भरण करते थे। ये जहाज कभी कभी स्पेन से चलाए जाते थे, जिसे युद्ध में निष्पक्ष माना जाता था। हालांकि स्पेनिश प्राधिकरण ने इसे अनदेखा किया। जब खतरा बढ़ गया तो जर्मनी ने यू टैंकर्स की नौसेना का उपयोग किया, जिसे टाइप 14 कहा जाता था, लेकिन यू बोट क्रू के लिए इसे मिल्क काउ बोट्स भी कहा जाता था। निर्माण की गति बढ़ाने के लिए इन जहाजों ने टाइप 7C के साथ साम्यता बनाई। 24 की योजना बनाई गई, परंतु सिर्फ 10 पूरा हुए और सभी युद्ध के दौरान खो गए। इससे यू बोट्स को पेट्रोल से हटाकर शेष की सेवा करने के लिए लिया गया। रात में सतह पर पुनः आपूर्ति की गई थी ताकि उसका पता न चले। हालांकि अक्टूबर 1921 तक विमान रडार का उपयोग कर सतह पर उभरे हुए यू बोट्स का पता लगाया जा रहा था, जिससे किसी भी समय, दिन या रात, पुनः आपूर्ति बहुत ही खतरनाक और तनावपूर्ण हो गई। यू बोट की क्रू 3 पालियों में विभाजित थी, प्रत्येक 8 घंटे की, जिसमें एक सो रही, दूसरी ड्यूटी पर और तीसरी यू बोट्स की बनावट के लिए कार्य कर रही थी। महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कनिंग टावर में वॉच रखना, क्षेत्र को छानना और उन्हें खोजने वाले सहयोगी विमानों की निगरानी करना था। गर्मियों में यह पुरुषों के लिए एक पसंदीदा कार्य होता था,
क्योंकि इससे ताजगी और धूप मिलती थी, लेकिन सर्दियों में यह घृणित हो जाता था। यू बोट्स की समुद्री रखरखाव गुणवत्ता खराब थी और वे हल्के अस्थिर मौसम में भी हिल जाते थे। पानी में बैठे वॉच कर्मी अक्सर लहरों से भिग जाते थे जो उनके यू बोट्स को घेरती थीं। टॉवर के शीर्ष पर एक ओर से दूसरी ओर झूलते हुए यह अनुभवी नाविकों को भी बीमार कर सकता था। वास्तव में समुद्री बीमारी युद्ध की शुरुआत में तेजी से विस्तारित हो रही नौसेना के लिए दुश्मन के समान खतरा थी, जिसे मूल नौसेना प्रशिक्षण के बिना ही भर्ती किया जा रहा था। उदाहरण के लिए U-570 की काफी कच्ची कर्मी दल इतनी समुद्री बीमारी से पीड़ित और अनुभवहीन थी। इसमें उनके कप्तान शामिल थे। जब वे हमलावर रॉयल एयरफोर्स विमान से केवल हल्के नुकसान सहे, उन्होंने इसे समर्पित किया, फिर यू बोट को पकड़ा और RMS ग्राफ के नाम से रॉयल नेवी सेवा में दाखिल किया गया। एक तूफानी पहरे की शिफ्ट से लौटने से थोड़ी ही राहत मिली। पुरुषों के पास कपड़े बदलने या सुखाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उन्हें अपने कर्तव्यों को जारी रखते हुए कपड़ों को स्वतः सूखने के लिए छोड़ना पड़ता था। जर्मन नेवी ने उन्हें समुद्री पानी से त्वचा धोने के लिए खास साबुन दिया, पर स्वच्छता के लिए ताजा पानी का बर्बाद नहीं किया जा सकता। अर्थात पहरे की शुरुआत में यू बोट ने शरीर की दुर्गंध के साथ बदबू का आभास किया और पुरुषों के चेहरों पर जल्दी बाल दिखाई देने लगे, क्योंकि वे मुंडन करने में असमर्थ थे। इस तरह के यू बोट क्रू की छवि उनके बेदाग वर्दी और ताजगी भरे साफ शावेड चेहरों के साथ सतही जहाजों पर सेवा करने वालों के सामने उड़ने लगी। लेकिन उन्होंने ऐसे अशुद्ध पर्यावरण में जीने और संयुक्त युद्ध प्रयास पर अपने आकार से कहीं अधिक प्रभाव डालने के लिए विशाल सम्मान कमाया। क्रू के बीच रेडियोमैन जैसे विशेषज्ञ अक्सर मुख्य क्रू के शिफ्ट पेन के बाहर काम करते थे, जबकि टॉर्पीडो के प्रभारी लगभग पूरी तरह से अपने कक्षों में रहते थे, वहां बंक्स या हैमॉक्स पर सोते हुए भी। उनके काम के घंटों के दौरान इतनी सक्रियता के साथ नींद हमेशा क्रू के लिए एक प्रिय वस्तु थी। यू बोट पर सीमित स्थलों पर बंक्स स्थापित थे, आमतौर पर केंद्रीय गलियारे के चारों ओर, जिससे नींद कामकाजी शिफ्ट के दौरान बाधित होती थी। क्रू के लिए गोपनीयता लगभग गैर मौजूद थी, टॉयलेट जाने के अलावा, और फिर भी बोर्ड पर सिर्फ 2 टॉयलेट वजह से 50 पुरुषों को सेवा करने वाले को शांति का आनंद शायद ही मिलता, क्योंकि अगला व्यक्ति हमेशा अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता। वे क्रू सदस्य सबसे अप्रिय थे जो समय लेते थे। यह विशेषकर पहली पहर में सच था, जैसे कि कम से कम एक टॉयलेट बलिदान हुआ था। अधिक संग्रहण के लिए यह केवल तब उपलब्ध था जब संग्रहित सामग्री का उपयोग किया गया। लक्ष्य का पीछा करते समय टॉयलेट को फ्लश करने पर सख्ती से प्रतिबंध लगा था। डर था जो ध्वनि संघीय सहयोगियों द्वारा हाइड्रोफोन से यू नौका गतिविधियों के लिए सुनी जा सकती थी। यह सिर्फ वह खतरा नहीं था जिसे टॉयलेट ने यू नौका दलों के लिए लाया, जैसा कि U-1206 पर अभागी लोगों ने अनुभव किया। वे मल संविधान का उपयोग करने में अनुप्रास्त नहीं थे, और यह एक इंजीनियर ने गलत वाल्व मोड़ने का परिणाम था, जिसने टॉयलेट में बाढ़ ला दी और अंततः यू नौका में पानी भरने लगा, जो बैटरी तक पहुंच गया। पानी बैटरी कक्ष में जाना यू नौका के लिए सबसे डरावने परिदृश्यों में से एक था, क्योंकि इससे शॉर्ट्स हो सकते थे और क्लोरीन गैस का निर्माण हो सकता था, जो वास्तव में हुआ। U-1206 को स्कॉटलैंड के ऊपर सतह पर आने और हवा के लिए हैच खोलने पर मजबूर किया गया, जिससे उन पर तत्काल हमला हुआ और उन्हें अपनी यू नौकाओं को त्यागने पर मजबूर किया गया, जो डूब गईं। ऐसी परिस्थितियों में लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए कई यू नौका कप्तानों ने अनेक विचलन तकनीकों का उपयोग किया। इसमें पढ़ाई, गायन, शतरंज खेलने और प्रतियोगिताएं थीं, जिसके इनाम में अतिरिक्त चॉकलेट होते थे। सबसे अधिक समर्पित नाजी ने भी हिटलर के दुश्मन को नष्ट करने के लिए किसी भी उपलब्ध समय का उपयोग किया, माइन काम्फ से पढ़ने या फ्यूरर के कुछ उत्तेजक भाषणों की रिकॉर्डिंग चलाने में। यह युद्ध के बाद में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया, जब संघीय बमबारी से पितृभूमि पर हो रहे भयानक विनाश की खबर उन्हें बंदरगाह में पहुंची। प्रियजनों को नष्ट कर दिए जाने का विचार उन युवा नाविकों के मन पर भारी पड़ा, जो उस समय बहुत सारे लोगों ने इसे इस्पात की ताबूत के रूप में संदर्भित किया था। हालांकि जर्मनी के समर्पण तक यू नौका की धमकी कुछ भी नहीं थी, लेकिन उनकी प्रभावशीलता को अलाइड तकनीक और प्रौद्योगिकी ने धीरे धीरे कम कर दिया था, जिससे उन्हें पहले अपराजेयता मिली थी। प्राचीन सोनार प्रौद्योगिकी और सुधारी हुई हथियारों जैसे कि हेजहॉग एंटी सबमरीन मोर्टार सिस्टम के आगमन के साथ
अब डाइविंग भी अधिक सुरक्षा नहीं देता था। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कई युवा नाविकों ने अपने जीवन के अंतिम क्षण अपनी मंद रोशनी वाली यू नौका में व्यतीत किए, जहां वे एक अलाइड एस्कॉर्ट जहाज के प्रोपेलर की धीमी ठुकाई की आवाज सुनते थे, जो निकटता बढ़ते ही और अधिक जोरदार होती जा रही थी। उन पर हमला हो रहा था। छपाक की आवाज और हथियार विस्फोट संकेत देते थे। यू नौका में ध्वनि बहुत तेज और हर दिशा में हिला जाता था। कर्मी को कंचे की तरह फेंकता है, फिर वहां अंतिम विस्फोट होता, वह जो सब कुछ समाप्त कर देता। एक जोरदार ठोकर, जिसके तुरंत बाद मौत का अनंत अंधकार होता है। यह जर्मन यूबोट में जीवन की कठिनाई है। अपने विचार और प्रतिक्रियाएं नीचे टिप्पणी में लिखें, वीडियो को पसंद करें और चैनल की सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।